हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन जो मार्शल के द्वारा दी गई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन जो रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि रॉबिन्स द्वारा दी गई डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स की क्या मीन्स बताई गई है या क्या परिभाषा दी गई है। प्रोफेसर रॉबिन्स हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने क्या शब्द कहे हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने व्याख्या की गई है, चलिए इसे देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative usage। तो उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वह विज्ञान है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। कैसे ह्यूमन बिहेवियर, हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके मीन्स सीमित साधन हैं और साथ में उनका अल्टरनेटिव यूजेज होता है। तो उनके बीच है ना, उन साधनों के बीच और ह्यूमन बिहेवियर के बीच किस तरीके का रिलेशनशिप है, यह उन्होंने बताया है। इसे हम इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स वह साइंस है जिसमें एंड्स आर गोल्स है, मतलब कि जो साधन होते हैं और जो साध्य हुआ करते हैं तो उनका जो लिमिटेड है, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट में है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से अल्टरनेटिव यूजेज किया जाए। और अल्टरनेटिव यूजेज करने के साथ साथ मानव किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ह्यूमन किस तरीके से उसका बिहेवियर है उन रिसोर्सेज को लेकर, इस चीज़ का हम स्टडी इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो लिमिट में साधन है उनका अल्टरनेटिव यूज है और ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके का है उन रिसोर्सेज को लेकर, इसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करेंगे। Publication of book in the year 1932 an essay on the nature and signification of economic science created doubt in the mind of economist। तो जो उनकी बुक है जो 32 ईयर 1932 में पब्लिश हुई थी, बुक का नाम है उनका एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस है। तो उन्होंने जो भी डाउट हो रहे थे अर्थशास्त्रियों को, तो उन्होंने क्या किया था, उसमें क्लियर किया है। मतलब सिंपल से हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट में रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेज का एक अल्टरनेटिव यूजेज होता है। अल्टरनेटिव यूजेज होने के साथ साथ जो मानव है, जो सोसाइटी है, जो ह्यूमन है, तो वो क्या करता है, उन साधनों का यूज करता है ना। यूज करते समय उनका क्या बिहेवियर होगा, किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी उसमें करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी डेफिनेशन में डाली हैं। तो it is clear that problem arise because of choice and the wants to be satisfied and the way the resources are to be used। तो उन्होंने कहा है कि जो साधन लिमिट में है और उन लिमिट साधन को किस तरीके से हमें अपनी आवश्यकताएं, क्योंकि जो आवश्यकताएं होती हैं, जो वांट्स हुआ करती हैं, वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं, बट मीन्स कैसे हैं, जो साधन है वो कैसे हैं, वो लिमिट में है। तो उन लिमिट मीन्स में, उन लिमिटेड साधन में, रिसोर्सेज में हमें क्या कहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब देयर इज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। भाई जब आवश्यकताएं इतनी सारी हैं, वांट्स इतने सारे हैं, कौन सी नीड्स हमें पहले फुलफिल करनी है, कौन सी आवश्यकता को हमें पहले पूरा करना है, ये समस्या तो हमारे सामने आएगी ना। तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय, क्या चीज़ हम पहले खरीदें और क्या चीज़ हम बाद में खरीदें। तो द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल अदर इकोनॉमिस्ट सच एज टिलर, क्रैनक्रस एंड फ्राइडमैन। तो उनकी इस परिभाषा को, उनकी मतलब रॉबिन्स की परिभाषा को और भी इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है, फॉलो किया है, एक्सेप्ट किया है। प्रीपोजिशन ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो अब यहाँ पर रॉबिन्स ने क्या माना है, रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में माना है कि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, है ना। ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिट एज सून एज एन इंडिविजुअल फुलफिल वन वांट अनदर वांट अराइज इमीडिएटली।
तो यदि हम एक वांट्स को पूरा कर भी देते हैं, एक वांट्स को हम फुलफिल कर भी देते हैं, तो हमारी सेकेंड आवश्यकता शुरू हो जाती है, सेकेंड नीड से स्टार्ट हो जाती है। उसको भी अगर हम फुलफिल किए तो फिर थर्ड आ जाती है। तो इस तरीके से जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, वो खत्म नहीं होती हैं। मीन्स फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ वांट्स आर लिमिटेड। और यहाँ पर मीन्स कैसे बताए गए हैं, वह मीन्स कैसे हैं, लिमिट में है। वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट मीन्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है ना। तो जो साधन है वो कैसे हैं, जैसे कि कौन कौन से साधन मीन्स हो गए, जैसे वेल्थ एंड टाइम अनलिमिटेड, वेल्थ एंड टाइम अनलिमिटेड। तो इन अनलिमिटेड वांट आपके अनलिमिटेड है, बट मीन्स जो है वो लिमिट में है। तो जो मीन्स जो है आपकी लिमिट में, उनका कैसे अल्टरनेटिव यूज करते हुए हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। देयर में भी अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ लिमिटेड मीन्स। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो मीन्स है लिमिट में है तो उनका अल्टरनेटिव यूज भी होता है, अल्टरनेटिव यूज किया जाता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अ लैंड, एक लैंड ले लीजिए, लैंड है ना। तो अ लैंड मे बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन आर अ फैक्ट्री मे आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड ऑन इट। तो एक ज़मीन पर हम क्या कर सकते हैं, या तो कल्टीवेशन कर सकते हैं, या हम एक फार्म या एक फैक्ट्री को लगा सकते हैं। पर हमारे पास लैंड कैसी है, लिमिट में है। लैंड को हम खींच तान के बड़ा नहीं कर सकते हैं, वो लिमिट में ही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे आ रही है कि हम उसमें कल्टीवेशन करें या फिर हम फैक्ट्री को ना क्या करें, इस्टेब्लिश्ड करें, लगा दें, है ना। तो इस तरीके से जो साधन है, जो मीन्स है, वो उनका अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। द यूटिलिटी ऑफ द वांट्स आर इज डिफरेंट। इसके साथ यह भी कहा गया है कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है। कोई ऐसी आवश्यकता होती है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है ना, उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। ए मैन फर्स्टली फुलफिल दोज वांट्स विच हैव मोर यूटिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आवश्यकता पहले जरूरी होगी, जो बहुत ही नेसेसरी होगी, बहुत जरूरी होगी उसको फुलफिल करना, तो उसको जरूरी है कि हम उन लिमिट साधन से पहले पूरा करें। तो आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि it is clear from the above description that human behavior in respect of unlimited wants and limited and alternative means is that of choice making and decision making। तो यहाँ पर जो मानव व्यवहार है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो चॉइस मेकिंग या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। मतलब मानव को क्या करना है, ह्यूमन को क्या करना है, चॉइस करनी है, निर्णय लेना है कि हमें अपनी कौन सी वांट्स को फर्स्ट फुलफिल करना है, उसे पहले पूर्ति करनी है। स्पेशल फीचर ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। तो अब यहाँ पर हम जो रॉबिन्स के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन को पूरा तरीके से देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने जो विशेषता दी है उसकी क्या जो डेफिनेशन दी है उसकी क्या विशेषता है। वाइडन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो रॉबिन्स के द्वारा दी गई डेफिनेशन कैसी है, विस्तृत है। उसका स्कोप कैसा है, तो विस्तृत है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज को, सभी एक्टिविटीज को, चाहे वो सोसाइटी में हो या सोसाइटी के बाहर हो, क्योंकि मार्शल में हमने क्या देखा था, मार्शल में उन्होंने उन लोगों को शामिल किया था जो ह्यूमन एक्टिविटी, जो सोशल एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ उनको शामिल किया था, है ना। उन लोगों को शामिल नहीं किया था अपने ना परिभाषा में, अपनी डेफिनेशन में, जो सोशल एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करते थे। जैसे उन्होंने चोर हो गया, डकैत हो गया, है ना, पागल हो गया, इन लोगों को उन्होंने क्या किया था, मार्शल ने शामिल नहीं किया था। लेकिन रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया है, उन्होंने सभी लोगों को लिया है। तो उनकी परिभाषा कैसी हो जाती है, उनकी जो डेफिनेशन होती है वो कैसी होती है, वो वाइडन हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस है। अब रॉबिन्स ने माना है कि जो इकोनॉमिक्स है वह पॉजिटिव साइंस है ना, वह एक पॉजिटिव साइंस है। रॉबिन्स डेफिनेशन इज एनालिटिक। तो रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में क्या किया है, अपनी परिभाषा को उन्होंने विश्लेषणात्मक बनाया है ना, उन्होंने उसका एनालिसिस किया हुआ है, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस किया है, उन्होंने जो उनकी एक्टिविटीज हैं, उनकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं, उसकी स्टडी
की हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो इनकी डेफिनेशन में ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। रॉबिन्स डेफिनेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो रॉबिन्स की जो परिभाषा है, रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है, उसको पूरे विश्व स्तर पर यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है ना, विश्व स्तर पर उसको माना गया है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, तो हम यहाँ पर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसकी क्या आलोचनाएं हुई हैं, इस आलोचना को देख लेते हैं। द स्कोप इज टू वाइड, तो इन्होंने माना है कि जो आलोचक हैं, आलोचकों ने माना है कि जो इनके द्वारा परिभाषा दी गई है वह कैसी है, बहुत ही अधिक विस्तृत है। इसमें इन्होंने सभी चीज़ों को शामिल किया है, सभी एक्टिविटीज को शामिल किया है। प्योरली थ्योरेटिकल, अब जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वह कैसी है, वो थ्योरेटिकल है, सिद्धांतिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। जबकि मार्शल की जो परिभाषा थी, मार्शल की परिभाषा कैसी थी, मार्शल की परिभाषा प्रैक्टिकल थी। लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वह कैसी है, प्योरली थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, तो इन्होंने क्या किया है, साधन एवं साध्य के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं बताया है। इन्होंने साधन और साध्य में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं बताया है। एक समय जो साध्य होता है वही दूसरे समय में साधन बन जाता है, ये आलोचकों का मानना है। आलोचकों का कहना है कि यदि आज जो चीज मीन्स है तो हो सकता है वह एंड हो जाए, है ना, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है। यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड, तो इन्होंने किस चीज़ का है ना यूज किया है, डिडक्टिव मेथड का यूज किया है। और रॉबिन्स फेवर्ड द यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, बट इन प्रैक्टिस what deductive and inductive method are used and have their importance to arrive at correct conclusion, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो मेथड है वो डिडक्टिव है। ह्यूमन कंडक्ट इज नॉट ऑलवेज रैशनल, अब इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन कंडक्ट है या ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसा है, रेशनल बताया है, बट ऐसा नहीं है। आलोचकों का कहना है कि रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी हुई है, तो रॉबिन्स वाज ऑफ द व्यू दैट ह्यूमन कंडक्ट आर, जो बिहेवियर है यानी मतलब उसका कंडक्ट है या जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, ऑलवेज रैशनल है। दिस इज नॉट सो, ऐसा संभव नहीं है। मोस्ट आर आवर वांट्स crop up due to our social customs and traditional and they become a part of our life, तो इस तरीके से इन्होंने जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको जो रेशनल माना है उसकी आलोचना की गई है आलोचकों के द्वारा। नो प्लेस टू ह्यूमन वेलफेयर, इन्होंने वेलफेयर जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके लिए नो प्लेस, कोई जगह ही नहीं दी है, कोई स्थान ही नहीं दिया है। द एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज ह्यूमन वेलफेयर, तो उन्होंने साधन को मान लिया है, साधन में अंतर भी नहीं बताया है। तो इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर जो मानव कल्याण है, मानव कल्याण को कोई भी प्लेस या कोई भी स्थान नहीं दिया है। पॉजिटिव साइंस, इन्होंने मतलब रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस मान लिया है, इन्होंने सिर्फ विज्ञान माना है, ठीक है, आर्ट नहीं माना है। जबकि इकोनॉमिक्स जो है साइंस के साथ साथ वह एक आर्ट भी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रॉबिन्स की डेफिनेशन की आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। अब यहाँ पर हम रॉबिन्स की डेफिनेशन और मार्शल की जो डेफिनेशन दी गई है उन दोनों में क्या अंतर है वह अंतर हम देख लेते हैं। तो although both Marshall and Robbins have related economics to human activities, considered maximizing the human welfare as its objective and regarded economics as a science, yet there are the following difference between and definitions given by both of them। तो यहाँ पर रॉबिन्स की परिभाषा और जो मार्शल की परिभाषा है, रॉबिन्स की परिभाषा क्या है कि साधन सीमित हैं, जो मीन्स हैं वो लिमिटेड हैं, और मार्शल की डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन वेलफेयर है। तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है, इन दोनों की डेफिनेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को तो क्या किया गया है, दोनों को ही समझाया गया है, दोनों को ही लिया गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिया गया है। बट
फिर भी इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, मानव कल्याण को अधिकतम करना माना गया है। और अर्थशास्त्र को क्या माना गया है? साइंस माना गया है, विज्ञान माना गया है। तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है, तो उन डेफिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वह हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है बेसिस ऑफ डिफरेंस, और मार्शल के अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार। तो सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन। तो मार्शल की डेफिनेशन कैसी है? मार्शल डेफिनेशन इज सिंपल एंड इजली, है ना। तो सिंपल है, इजी है, और इसे समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं आनी है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। बट रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, और उन्होंने जो वर्ड्स लिए हैं वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज किया है। अब साइंटिफिक जो इस बेस पर हम ना अंतर कर लेते हैं। तो मार्शल की जो डेफिनेशन है तो वो कैसी है? मार्शल्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन वांट्स एज मटेरियल एंड इट इज नॉट साइंटिफिक। तो मार्शल की जो डेफिनेशन है वह किस पर बेस है, किस पर आधारित है? आवश्यकताओं पर आधारित है ना। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति मटेरियल, जो मटेरियल होते हैं, जो भौतिक साधन होते हैं, उनके द्वारा किया जा सकता है। तो उनकी परिभाषा में तो उन्होंने आवश्यकता को लिया है, बट उनकी परिभाषा साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। रॉबिन्स डेफिनेशन इज मोर साइंटिफिक एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। तो रॉबिन्स की जो परिभाषा है वह वैज्ञानिक परिभाषा है, वह स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स है उसमें वह क्या हुए, उसमें नहीं फंसे हुए हैं। वांट्स, अब वांट्स को लेकर हम देख लेते हैं कि दोनों की डेफिनेशन है वो किस तरीके से भिन्न है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑन मटेरियल वांट्स एंड डील्स विद इको एक्टिविटी ऑफ पर्सन लिविंग इन सोसाइटी। तो जो मार्शल है, मार्शल ने अपने डेफिनेशन में बताया था कि जो सोशल एक्टिविटीज करता है, जो इको एक्टिविटीज करता है, उस पर्सन को जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोशल एक्टिविटी या इको एक्टिविटी करने वाले को तो शामिल कर लिया उन्होंने, लेकिन जो इको एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जो आर्थिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, उन्हें शामिल नहीं किया था। It is not concerned with the cause of material welfare. It deals with all kinds of activities of individual, whether living in society or not. जबकि रॉबिन्स की परिभाषा में क्या किया गया है कि वह उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया है जो सोसाइटी में हैं, चाहे वो एक्टिविटी करें या एक्टिविटी ना करें, है ना। क्योंकि मार्शल ने जैसे पागल हो गया, दिवालिया हो गया, चोर हो गया, इन सबको शामिल नहीं किया था अपनी डेफिनेशन में। उन्होंने बोला कि ये किसी तरीके की इको एक्टिविटी नहीं करते हैं, बट रॉबिन्स ने इन सबको भी अपनी डेफिनेशन में शामिल किया है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन एंड इंक्वायरीज हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेड इट। तो मार्शल की जो डेफिनेशन है उसमें बताया जाता है कि जो मैन है वह किस तरीके से इनकम को अर्न कर रहा है और उसका यूज कैसे कर रहा है। तो भौतिक चीज़ों से संबंधित है ना, जो भौतिक ना होते हैं, जो मटेरियल होता है उससे रिलेटेड इनकी डेफिनेशन है। बट वहीं पर आपकी जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो क्या स्टडी करती है? वह ह्यूमन बिहेवियर को, और ह्यूमन बिहेवियर में कैसे रिलेशनशिप बताती है? जो एंड्स हैं, मतलब जो साधन हैं और जो साध्य है, एंड्स और जो मीन्स हैं, जो साध्य और साधन है ना, तो उनके बीच में रिलेशन को बताती है, और बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर वह है जो लिमिट साधन को अल्टरनेटिव यूजेज कैसे करती है। इस डेफिनेशन को उन्होंने दिया हुआ है, अपनी डेफिनेशन में उन्होंने यह बताया है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर उन्होंने, मार्शल ने अपनी परिभाषा में क्या किया है? भौतिक साधनों को ही कल्याण का साधन माना है, लोगों के वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन रॉबिन्स जो हैं तो उन्होंने क्या किया है? इट इज कंसर्न्ड विद द कॉजेस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। द डेफिनेशन इज गुड फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मार्शल की जो परिभाषा है उसमें प्रैक्टिकल पॉइंट को देखा जाता है ना, वो व्यवहारिकता को देख रहे हैं। और वहीं पर रॉबिन्स जो हैं, दिस डेफिनेशन इज गुड फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने प्रैक्टिकल पॉइंट्स को देखा है, इन्होंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब ये व्यवहारिकता को देखते हैं, और ये इनका जो सिद्धांत है वो सैद्धांतिकता को लेकर चलता है।
Marshall's definition is narrow as it includes a study of social activities of human being. तो मार्शल का जो डेफिनेशन है उसका जो स्कोप है वो कैसा है, नैरो है, संकीर्ण है, छोटा है ना। लेकिन वहीं रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वह वाइड स्कोप को लेकर चलती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया है और इन्होंने जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं ह्यूमन, सिर्फ उसको शामिल किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में क्या अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न और ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।